सब भाइयों का राम राम। मैं अनिल कथुरिया। आज हम बात करेंगे नेपाल पर। नेपाल के ताज़ा हालातों पर बात की जाएगी। वहाँ पर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, नेपो किड के ख़िलाफ़ मुद्दा बनाया गया कि वहाँ के नेता लोग करप्ट हैं और वहाँ के जो उनके बच्चे हैं वो फ़ॉरेन में रह रहे हैं और देश के पैसे पूरी मौज मस्ती कर रहे हैं। करप्शन बहुत बढ़ चुका है, तो इसके खिलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। पर वो धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट उग्र होता गया और ये तोड़ फोड़ में बदला गया, जिससे वहाँ की संसद तोड़ दी गई। वहाँ पे कैदी तक जेल तोड़ कर वहाँ से भाग गए। सुनने में 6000 से आसपास वहाँ से कैदी भाग चुके हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कैदी भागे हैं ये हमारे समाज का कैसा निर्माण करेंगे, क्या निर्माण। ये पहले ही करप्ट हैं, कोई चोरी में, कोई बलात्कार में, कोई मर्डर में कैद था, अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। अब सोचिए वो कैसा करेंगे बाहर आके, आप भी समझदार हैं। और दूसरा इसमें क्या हुआ कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर इसको और उग्र बना रही हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इसमें एक सबसे बड़ा नाम जो आगे आ रहा है वो है सुदान गुरगांग का, जो हम ही नेपाल नामक NGO चला रहा है। 36 वर्षीय इस नौजवान का नाम आगे आ रहा है, जिसने ये जेनजी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। और दूसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है मेयर बलेंद्र शाह का। ये दोनों मिलके इस प्रोटेस्ट को चला रहे हैं और उग्र बना रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वहाँ की सरकार भ्रष्ट है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, पर इस तरह से उग्र प्रदर्शन करना कहाँ तक जायज़ है। तोड़ फोड़ आगजनी करी जा रही है। एक इसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट आ रहा है ना, वो चाइना फैक्टर भी आ रहा है कि वहाँ पे माओवादी सरकार थी जो चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करती थी। और उन्होंने जो मेन ये जो अपना क्या कहते हैं प्रोटेस्ट चालू हुआ था, वो इसलिए चालू हो गया कि वहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया। और जो सोशल मीडिया बैन किया वो ज़्यादातर अमेरिका वाला यूज़ किया, जैसे अपना फेसबुक, इंस्टा, जीमेल, बाकी चाइनीज़ जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो नहीं बैन किए। तो ये भी एक कारण रहा है। थोड़ा USA भी है, थोड़ा देखो हर देश, अगर हम बात करें USA की, इंडिया के हम अगर चारों तरफ देखें तो उसने लगभग सभी देशों को डिस्टर्ब करके कर दिया। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, 2022 में श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इस्तीफ़ा दे दिया। 2024 में, ये तो पिछले साल की बात है, अच्छा ये बताना भूल गए, 2024 में देखो वहाँ पे भी इस तरह से स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था। फिर वो धीरे धीरे आगजनी में बदल गया। फिर वहाँ पे हिंदुओं को बाहर निकाल के मारा गया, इतनी जान माल की हानि हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ। और अब 2025 में नेपाल सबसे शांत देश कहेंगे इसको, कि ऐसे प्रदर्शन हुए थे बहुत टाइम पहले हुए थे जब यहाँ पे राजशाही थी, उसके बाद शायद अब हुए हैं, उसके बीच में तो कभी नहीं हुए। पर एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हमेशा बनी रही है, क्योंकि 17 साल हो चुके हैं राजशाही ख़त्म हुए और 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री बदले गए। तो राजनीतिक स्थिरता तो वहाँ नहीं थी, मान सकते हैं, हमारे करप्शन बहुत हाई था। पर इस तरह से ये हालात खड़े कर देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अब देखो वहाँ पे कौन प्रधानमंत्री बनता है। फ़िलहाल तो आज नेपाल अनाथ हो चुका है। तो मैं नेपाल के लोगों से ये अपील करूँगा कि जो बीच में असामाजिक तत्व प्रदर्शन में घुसकर जो आगजनी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कैदियों को रिहा कर रहे हैं, ज़रा सोचो अब अगला समाज का निर्माण कैसा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।